अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 26 मई को लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर इमरान खान ने हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर नए इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान नहीं किया गया तो वो 6 दिन बाद दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। मगर 9 दिन गुजरने के बाद भी इमरान खान का 6 दिन में इस्लामाबाद वापस आने का दावा पूरा नहीं। साबिक वजीर आजम इमरान खान पिछले एक हफ्ते से ये दावा भी कर रहे थे कि वो दीर के जलसे में अपनी अगली सियासी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, मगर उम्मीदों के बरक्स इमरान खान ने आज भी अपनी सियासी हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया कि क्या इमरान खान मज़ामती सियासत अपनाते हुए दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे या सियासी हिकमत अमली तब्दील करके असेंबली में वापस आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह हिकमत अमली ना होने की वजह से हुकूमत की सियासी मुश्किलात में कमी और फौरी इलेक्शन के लिए दबाव कम होता नजर आ रहा है। अहम बात यह है कि आज दीर बाला में जलसे से पहले इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि आज मैं दीर में जलसा आम से के जरिए अगले लाएमल का ऐलान करूंगा। हमने हिकमत अमली जरूर तब्दील की है, लेकिन कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हमने मंजिल पर समझौता कर लिया है। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने आज कोई लाए अमल का ऐलान नहीं किया और अवाम से सिर्फ ये पूछा कि जब मैं निकलूंगा तो क्या आप मेरे साथ निकलेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान अपने जलसों और तकरीरों में इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। इमरान खान ने आज भी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि मैं न्यूट्रल से सवाल पूछता हूं कि आपका काम मुल्क का दिफा करना है, क्या आपका काम नहीं था कि साजिश रोकते ना कि न्यूट्रल रहते। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, आपका काम मुल्क की दफा करना है, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के। क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। आखिर तक जाऊंगा इनका मुकाबला करने के लिए। सारी जगह बताएं कि आप सब तैयार हैं। मैंने ये फैसला किया है कि ये मेरे मुल्क के लिए जहाद है, मेरे साथ निकलोगे आप सब। अहम बात यह कि इमरान खान इस बार लॉन्ग मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट से पेशगी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट से अभी तक उन्हें इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो पिछले 9 रोज से लाएमल का ऐलान करने की तारीख पर तारीख दे रहे हैं, मगर कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहे। उम्मीद की जा रही थी कि आज इमरान खान लाएमल का ऐलान करेंगे, मगर ऐसा ना हो सका। सराय बताते हैं कि इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लॉन्ग मार्च को लेकर इख्तलाफ पाया जाता है, और दूसरी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते हैं। अहम बात यह है कि हमने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में सियासी हिकमत अमली को लेकर इख्तलाफात हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम साबिक वफाकी वजीर ने हमें बताया था कि उन्हें लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा। उनका कहना था अब कुछ नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएगी, मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में यह भी बताया था कि इमरान खान अगले लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान में इसलिए ताखीर कर रहे हैं क्योंकि पार्टी के अक्सर रहनुमा लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज और सड़कों पर निकलकर अपनी मकबूलियत तो साबित कर सकती है, लेकिन इससे अमली तौर पे कोई सियासी मकसद हासिल नहीं होगा जब तक कोई ठोस सियासी हिकमत अमली नहीं होगी। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब भी वाज़ेह सियासी हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है, जबकि ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान का सारा फोकस इदारों और खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना है। और पार्टी के अहम जराए हमें बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में एतमाद का शदीद फुकदान है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अगर पीटीआई असेंबली में वापसी का फैसला करेगी तो इलेक्शन की तारीख के मामले पर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, जिसके बाद वो कौमी असेंबली में वापसी का फैसला करेंगे। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि इस हवाले से आज सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रोजनामा जंग और द न्यूज़ में अहम खबर शाया हुई है, जिसमें दिफाई जराए का हवाला देते हुए बताया गया है कि इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहने के लिए पुरअज़म है। खबर के मुताबिक बाखबर दिफाई जराए का कहना है कि इमरान खान की फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मुतासिर नहीं कर सकी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दबाव से मरूब नहीं किया जा सकता और वो चेयरमैन पीटीआई के दबाव में लाने की चालों में नहीं आएंगे। खबर में दिफाई जराए का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फरीकैन को साथ बिठाने में अपना किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इमरान खान या कोई दूसरा सियासतदान ये उम्मीद ना रखे कि फौज पहले की तरह सियासत में मदाखलत करेगी। इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की सियासत आगे कैसे बढ़ेगी, इमरान खान का अगला लाएमल क्या होगा, इमरान खान मज़ामती तहरीक चलाएंगे या असेंबलियों में दोबारा वापस आएंगे।
मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब ने। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोहेल साहब, आपको क्या वजह नजर आती है कि इमरान खान ने अब तक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है? आज कहा था उन्होंने दीर के जलसे में लाएमल का ऐलान करूंगा, वो भी नहीं किया है। क्या जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला था, वहां से पेशगी तहफ्फुज़ चाहते थे कि हमें मार्च करने की इजाजत मिले, वो नहीं मिली, इसलिए लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, या कोई और वजह है? ये दो वजूहत हो सकती हैं, एक बल्कि तीन मैं कहूँगा। पहली वजह तो यह है कि जाहिर है उनकी तैयारी नहीं है, और उनका जो पिछला लॉन्ग मार्च था उसका जो फेलियर हुआ, उसके बाद वो मोहतात हैं कि अगली दफ़ा या तो तैयारी करें या भरपूर उनको कामयाबी हो, मगर ना वो ना करें। दूसरी बात ये थी कि उनको ये तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे और रास्ते खोल दे और शायद धरने की भी इजाज़त दे दे, लेकिन जाहिर है ये भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि उनको तवक्कुआत है एस्टेब्लिशमेंट से कि एस्टेब्लिशमेंट इस बारे में कोई रोल अदा करेगी, लेकिन वो भी अभी, जैसे आपने खबर का हवाला दिया, तो मेरा ये ख्याल है कि अभी एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे तैयार नहीं हुई। तो इसी वजह से डिले कर रहे हैं, इन तीन वजूहात से, कि ना अवाम तैयार है, ना फौज इस बारे में तावन के लिए तैयार है, और ना अदलिया जो है वो कोई दस्ते तावन दराज करने को तैयार है। तो सोहेल साहब, अगली हिकमत अमली फिर क्या हो सकती है तहरीक इंसाफ की? क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनकी हुकूमत गई, इमरान खान सड़कों पर निकले, बड़े बड़े जलसे किए, लोगों ने जो है उनका साथ दिया, एक मोमेंटम बनाने में वो कामयाब हुए थे। अब यहां से वो मामलात को आगे कैसे लेके जा सकते हैं अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए? देखिए, इमरान खान साहब ने गलती की कि जो स्टेप इंतहाई इकदाम होते हैं, रेजिग्नेशन और लॉन्ग मार्च, ये तो आखिरी इकदाम होते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके बाद हुकूमत का एंड है दूसरी का। जब आपने मुखालिफ को बिल्कुल जिच करना हो तो ये किए जाते हैं। ये पहले कर लिए हैं, लॉन्ग मार्च भी पहले कर लिया, इस्तीफे वो दे चुके हैं। अब इससे आगे का क्या स्टेप है? इससे आगे तो सिविल नाफरमानी है, जो नामुमकिन है तो कि वो सिविल नाफरमानी की तरफ लेके जा सके, अवाम तैयार नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें चाहिए कि अपनी हिकमत अमली रिव्यू करें। सियासी जमात का सबसे बड़ा असासा उसके कारकुन अवाम होते हैं, वो जलसे करें, अपनी कुव्वत को मुजतमع करें, अभी तैयार करें लोगों को। अभी लोग इस एहतजाज के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए ना तैयार है ना ट्रेंड है। तो ये जब तक ट्रेंड नहीं होते और इसके लिए तैयार नहीं होते, उस वक्त तक गुरेज करें ऐसे लॉन्ग मार्च से। तो आपको नहीं नजर आ रहा कि अनकरीब कोई लॉन्ग मार्च की तारीख का वो ऐलान करेंगे? अगर करेंगे भी तो मेरा ख्याल है कि वो कोई बहुत बड़ा, कोई कामयाब इज्तिमा नहीं कर सकेंगे। तो अगले एक साल तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, क्या इसी तरह जलसों में? क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील किया, वो हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो महंगाई है, उस पर वो बड़ा तनकीद कर रहे हैं और मुवाजना कर रहे हैं अपनी कारकर्दगी से। तो आपको लगता है कि एक सवा साल वो इसी तरह रहेंगे सड़कों पर और यही बयानियां बनाते रहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये भी कोई बयानियां कम कमजोर नहीं है। इमरान खान के बयानिए में बड़ी ताकत है, उनके बड़े जलसे हो रहे हैं। अगर वो अवामी ताकत पर ही भरोसा रखें और अपनी कुव्वत को मुजतमع करें और अपनी सियासी पार्टी की तंजीमें नौ करें, उसमें जो लोग हैं उनको हल्के दें, उस पर तवज्जो दें, तो मेरा ख्याल है ये भी एक अच्छी हिकमत अमली होगी कि इलेक्शन तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें, सिर्फ एहतजाज ना करें, इंतखाबी तैयारी भी करें। और एक बात तो वाज़ेह है सोहेल साहब कि वो अपने बयानात में, अपनी तकारीर में अब न्यूट्रल्स पर दबाव बढ़ा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स का तो काम है तहफ़्फ़ुज़ देना सरहदों को। तो जब पाकिस्तान के खिलाफ मदाखलत हो रही थी, हमारी हुकूमत के खिलाफ मदाखलत हो रही थी, तो उस वक्त न्यूट्रल्स कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं इस मदाखलत को रोका? तो आपको लगता है कि इससे वो कोई दबाव बढ़ाने में कामयाब होंगे एस्टैब्लिशमेंट पे, और जो वो इलेक्शन की तारीख चाहते हैं वो इस रास्ते उनको मिल जाएगी? मेरा ख्याल है इसका उल्टा असर हो रहा है। जो इनकी हिकमत अमली है उसका वो असर नहीं हो रहा जो होना चाहिए। जो शुरू में एक तसरुबरा था कि एक अवाम की बड़ी वसी तादाद उनकी हमायती है, फौज के अंदर भी उनकी हमायत मौजूद है, रिटायर्ड अफसर भी मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता खासकर लॉन्ग मार्च के नाकाम होने से और ऊपर नीचे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देने से इनका तासुर मनफी हो रहा है। मेरा ख्याल है इन्हें अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए फौज और अदलिया से। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी पहले, उनको फौज से भी सपोर्ट मिलती थी, अदलिया से भी, लेकिन अपने बयानात की वजह से, अपने रवैये की वजह से, अपने लाए अमल की वजह से वो खुद को दूर करते जा रहे हैं। और जो एस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया है अल्टीमेटली वो फिर हुकूमत के साथ हो जाएंगे, तो ये सूट नहीं करेगा अदलिया को, पीटीआई को। ठीक। और सोहेल साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत को वैसे तो जो चैलेंजेस का सामना है वो तो हमारे सामने है, महंगाई बढ़ती जा रही है और एक साल में उनको इन चीज़ों को बेहतर भी बनाना है, फिर इलेक्शन में जाना है,
लेकिन दूसरी तरफ ये जो इमरान खान वाला प्रेशर था, दबाव था, इस हवाले से क्या हुकूमत अब सुख का सांस ले सकती है कि वो दबाव कम होगा आगे जाकर? मेरा ख्याल है कि जो उन्हें डर था एक धरने का, और उन्हें जो डर था कि लॉन्ग मार्च जो है ये कहीं बहुत खतरनाक ना हो, मेरा ख्याल है वो डर तो उतर गया है, क्योंकि उन्होंने इफेक्टिवली उसको रोक लिया और बहुत हद तक उसका जो जहर है वो निकाल दिया है। तो आइंदा अगर कोई ऐसा होगा भी तो मेरा ख्याल है उसको वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान एक बहुत बड़ी ताकत है, अवामी ताकत है, उनको अपनी अवामी ताकत पे भरोसा करके अपनी इंतखाबी ताकत जो है उसको बढ़ाना चाहिए, यही उनके लिए बेहतरीन लायामत। और इसका पहला टेस्ट 17 जुलाई को होने वाले बाई इलेक्शंस में होगा। 20 सूबाई असेंबलियों की सीट में पंजाब में इलेक्शन होना है। आज कुछ तब्दीलियां भी की हैं। शफकत महमूद साहब ने इस्तीफा दे दिया था बतौर पंजाब प्रेसिडेंट, तो यास्मीन राशिद साहिबा जिन्होंने बड़े मुश्किल टाइम पर बड़ी दिलेरी दिखाई है, उनको अब सेंट्रल पंजाब का सदर बनाया है। आमिर कियानी साहब नॉर्थ पंजाब के सदर हैं और अब्बास साहब जो है वो साउथ पंजाब के सदर हैं। आप कैसे देखते हैं इन तब्दीलियों को? क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा का वैसे तो हम देखते हैं कि बड़ा दिलेरी से वो मुकाबला करती हैं ऑपोजिशन का, बट सियासी कद आपको लगता है उनका इतना बड़ा है, या जो माजी में हमने देखा है जिस तरह के प्रेसिडेंट्स रहे जिनके पास पैसा ऐसा भी बहुत है, इन चीजों में कहां पे देखते हैं आप? कैसे रेट करेंगे इन तब्दीलियों को? नहीं, ये बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं और जाहिर है वर्कर की तरफ लेके गए हैं पहली दफा कि वर्कर्स को बनाया है, और जाहिर है वर्कर जो है वो बेहतर एहतजाज कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान को समझ आया कि एहतजाजी सियासत में आपने जाना है तो वर्कर्स को आगे लाना होगा। यास्मीन राशिद साहिबा भी बड़ी बेहतरीन वर्कर हैं, बड़ी बहादुर हैं, और अब्बास साहब भी वर्कर हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वर्करों को आगे लाना ज्यादा मुनासिब स्ट्रेटजी है। पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा वर्कर्स को आगे रखा तो एहतजाज जो था उनका मुअस्सर होता था। सही, तो यही मेरा ख्याल है तरीका है। सीटें तो तहरीक इंसाफ की जिन पर बाई इलेक्शन हो रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी है? मेरा ख्याल है अभी मैंने तो इस पे कोई गौर नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारी तहरीक इंसाफ लेके जाना इसके लिए मुश्किल होगा सारी की सारी जीतना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद नून लीग का मौक़िफ़ लेंगे, इस पर हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान ने आज दीर के जलसे में जब खिताब किया तो उन्होंने अगला लाए अमल नहीं दिया है और ना ही अगले लॉन्ग मार्च की कोई तारीख दी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको क्या लगता है इमरान खान ने अगले लॉन्ग मार्च की तारीख क्यों नहीं दी है? क्या कहीं ना कहीं उनके मुज़ाकरात आप लोगों से हो रहे हैं, यानी कि हुकूमत से, और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी कोई तवक्कुआत है? क्या इस वजह से वो लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे हैं या कोई और वजह है आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है गवर्नमेंट के साथ, तो इसका मुझे कतई इल्म नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात हो रही हो तो फिर इस किस्म की तकारीर जो है वो जलसों में तो नहीं की जाती। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग मार्च का तल्लक है, तो लॉन्ग मार्च जो है वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकेगा। चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये दोबारा KPK से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आके या दाखिल होके दिखाएं। जो इंतज़ामात हमने पिछली मरतबा किए थे उनके जो लूप होल्स हैं वो हमने चेक कर लिए हैं। अब ये उस तरफ से जितना मर्ज़ी, अव्वल तो खैर 5-7 हज़ार लोगों का इनका जुलूस था, तो अब अगर इससे ज़्यादा भी ले आएंगे तो उस तरफ से जो है वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। और ना ही दूसरी तरफ जो मियाँ वाली साइड है, जहाँ से जो है वो अली अमीन गंडापुर आए थे, वहाँ ना उस तरफ से जो है वो इनको दाखिल होने देंगे। तो इसलिए लॉन्ग मार्च जो है ना, उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। वो जो इसका एक ड्रामा या एक पूरी कौम को ब्लैकमेल करने का हथकंडा था ना, वो अल्लाह के फजल से उसका पूरा बंदोबस्त हो चुका है। वो ना हो सकेगा, ना ये करेंगे। तो राना साहब, अगर वो अभी तारीख का ऐलान नहीं करे और आप समझते कि लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, तो बजाय इसके कि आप उनको चैलेंज करें, क्या बेहतर मौका नहीं है कि सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए हुकूमत उनको एंगेज करे, पार्लियामेंट में लाने की कोशिश करे? क्योंकि इस वक्त जहां पे राजा रियाज साहब जैसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो तो उस पार्लियामेंट की वैसी हैसियत कम हो जाती है। तो बेहतर नहीं है कि आप उनको एंगेज करें, जो भी मामलात हैं उनको पार्लियामेंट में लाकर डिस्कस करने की बात करें? ये मौका नहीं है अच्छा आपके ख्याल में? नहीं, क्यों? राजा रियाज में क्या नक्श है जी? राजा रियाज जो है वो MNA इलेक्ट नहीं हुआ। जी जी जी, वो वोट लेके नहीं आया। राजा रियाज जो है वो, मैं समझता हूँ कि इनसे
या इससे जो है वो 100 दर्जे बेहतर इंसान है। रही बात इसकी कि इसको अंगेज करें, किसको अंगेज करें आप मुझे बताएं ना। उसको अंगेज करें जो रोज़ हमें गालियां देता है, उसको अंगेज करें जो अपोजिशन के साथ या अपनी मुखालफ जो है वो सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो बात करनी जो है वो गवारा नहीं करता। ये कोई सियासतदान हो तो हम इसके साथ बात करें ना। ये तो सियासतदान है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक फितना है और फसाद फिल अर्ज़ जो है ये जो है वो इस मुल्क में जो है वो बपा करना चाहता है। ये अफरा तफरी चाहता है, ये अनारकी चाहता है, ये कौम को गुमराह करना चाहता है। तो मतलब ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। आप मुझे बताएं इसका कोई सियासी मकसद है? अच्छा। इसकी तकरीर सुने। कोई ये जो है कोई सियासतदानों वाली बात, कोई मंशूर की बात ये करता है? मासवा इसके कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं इनको तस्लीम नहीं करूंगा। अगर ये हमें तस्लीम नहीं करेगा तो आप मुझे बताएं कि हम इसको कैसे तस्लीम करेंगे? अच्छा, तो राणा साहब, पाकिस्तान जो है वो इसके बाप की जागीर है कि ये हमें तस्लीम ना करे। राणा साहब, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वक्त की किल्लत की वजह से मैं कहने वाला कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। की वजह से मैं राजा रियाज साहब पे तो दोबारा बहस नहीं करूंगा। पिछले प्रोग्राम में आपसे उस पर बात हो चुकी है, लेकिन आपके मूड से लग रहा है कि मतलब कोई आप एंगेज करने के मूड में नहीं है। तो ये सियासी टेम्परेचर बढ़ता रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं ना, एक तरफ माशी चैलेंजेस है और आप चाहते हैं इमरान खान भी दबाव बढ़ा के रखें। नहीं देखें, आप ये मैं समझता हूं कि ये आप फेयर बात नहीं कर रहे। भाई एक आदमी रोज़ हमें ये कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं इनको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इनको तस्लीम नहीं करूँगा। ओ भाई, जब ये हमें तस्लीम नहीं करेगा तो आप मुझे बताएं कि हम इसके मुजारे हैं कि हम इसके पाँव पड़ जाएं जाके कि हमें तस्लीम कर लो? यानी इसमें तो कोई सियासतदानों वाली ये बात तो करे ना। ठीक है, सियासतदानों वाली गुफ्तगू करे ये। राणा साहब ठीक है, जवाब मिल गया। आप इसकी गुफ्तगू पे और इसके इस जो अपना जो है अंदाजे मुखातिब के ऊपर आप क्यों नहीं बात करते? राणा साहब, उसमें बड़ी बात होती रहती है, लेकिन आपका जवाब मिल गया। आप एंगेज करने के मूड में नहीं है। मैं अगले इशू पर आता हूं। कल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो प्रीमियर एजेंसी को नोटिफाई किया है कि जो सिविल सर्वेंट्स की इंडक्शन होगी, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स होंगी, प्रमोशन होगी, उसके लिए वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग का काम अब ये प्रीमियर एजेंसी करेगी। जरा मुझे बताएं, इस हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के अपने लोग भी उठा रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी उठा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? देखें, जहां तक मुझे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है अपना पंजाब हुकूमत में और अब भी, देखें जो कोई भी मामला हो, इवन छोटे से छोटा मामला हो, तो उसमें तकरीबन तमाम एजेंसीज़ की जो है वो इनपुट ली जाती है। ऑफ द रिकॉर्ड किसी की ली जाती है, किसी की जो है वो ऑन रिकॉर्ड ली जाती है। तो इसलिए इन मामलात में भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि तमाम एजेंसियों की जो है वो इनपुट ली जाती है। इससे पहले भी ली जाती रही है, इस एजेंसी की भी और दूसरी एजेंसियों की भी। अब इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, अगर ये बात इन ब्लैक एंड वाइट आई है तो इसमें कोई बुनियादी तौर पे जो प्रैक्टिस है उसमें कोई फ़र्क पड़ा है। प्रैक्टिस तो यही है कि जो भी मामला होता है, इवन कोई यानी इंफॉर्मेशन भी हो, तो उसमें अगर एक एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए तो ये ख्याल किया जाता है कि दूसरी एजेंसी से भी है वो मालूम कर लिया जाए। अनऑफिशियली जो आप बात करें, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स तो आती थी, लेकिन इसको फॉर्मलाइज करने का, ऑफिशियल बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि माजी में आप लोग ही तनकीद करते रहे हैं कि इस तरीके के फैसले से जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो कंट्रोल है वो ब्यूरोक्रेसी पे बढ़ सकता है। ये माजी में आप लोग इस तरह की बात करते रहे, तो आप इसकी ऑफिशियली नोटिफाई लेकिन ऐसा भी है, मैं जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहा हूँ 10 साल, बीइंग लॉ मिनिस्टर पंजाब जी। वहाँ पे जो जजेस की इंडक्शन होती है या उनकी एलिवेशन होती है, उसमें भी शहजाद साहब तमाम एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट आती है। तीनों एजेंसी जो है वो मेन वो रिपोर्ट करती हैं। ISI की भी इसमें रिपोर्ट आती है। लेकिन जब रिपोर्ट डिस्कस होती है जुडिशल कमीशन में, या इवन अब जब पार्लिमानी कमेटी अपॉइंटमेंट है, मैं उसका भी मेंबर वहाँ पे होती है, तो ये रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट को बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि एक जज साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सारी एजेंसियों की रिपोर्ट जो है वो कंसेंसस के साथ है और नेगेटिव है, लेकिन नहीं माना गया।
हाँ, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है, अब ऑफिशियल रिपोर्ट होगी। और परवेज रशीद साहब ने इस पर आज ट्वीट किया है कि अगर सिविलियन अफसरों की छानबीन का फरीजा आईएसआई की जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है तो फिर आईएसआई को भी सिविलियन इंतजामिया के जेरे सुपर्द भी होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाब दे भी। क्या कहेंगे इस पे आपके जमात? नहीं, वैसे है तो वो सिविलियन एजेंसी, ये आपके देखें, जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की या डॉक्यूमेंट्स की बात है तो आईएसआई जो है वो सिविलियन एजेंसी है, उसका सरबराह का कोई वजह होगी परवेज रशीद साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि सुपुर्द कर देना चाहिए, सुन ले, जवाब देना चाहिए। सुन ले ना जी, सुन ले, वो आईएसआई जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह है, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जवाब देती है। लेकिन मैं जो फैक्चुअल पोजीशन वो बता रहा हूँ कि एजेंसीज की रिपोर्ट किसी भी अथॉरिटी पे, खा वो मेंबर्स की, खा वो ऑफिसर्स की प्रमोशन का बोर्ड हो, खा वो जुडिशल कमीशन हो, खा वो पार्लियामानी कमेटी ऑन जज अपॉइंटमेंट हो, ये बाइंडिंग नहीं होती है, चाहे ऑफिशियल हो चाहे नॉन ऑफिशियल हो। ये उनका काम है कि उससे इस्तेफादा कर लें, किसी बात पे यकीन कर लें, किसी बात पे ना करें। फर्क नहीं पड़ता तो मैं पहले भी सवाल किया था, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर इस नोटिफिकेशन का मकसद क्या है? दूसरा, आपके इत्तेहादी मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं इसमें सियासतदानों को भी डाल दें, उनके साथ क्यों इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं? आखिरकार गद्दार तो सबसे ज्यादा सियासतदान ही होते ना। नहीं तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब को मालूम होना चाहिए कि सियासतदान तो पहले डले हुए हैं। सियासतदानों की जितनी रिपोर्ट्स जो है वो बनती हैं, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की बनती होगी। मतलब आपको वजीर दाखिला बनाने से पहले उन्होंने वेट किया होगा, स्क्रीनिंग की होगी, वेरिफिकेशन की होगी और फिर आपको वजीर दाखिला का कलमदान सौंपा गया, या जब एमएनए का टिकट आपको मिला, इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त आपकी स्क्रीनिंग? सुन ले, आप उस तरफ को ना जाएं। ये फैसले जो है वो हमारी पार्टी की क़यादत ने की है और क़यादत ने हमेशा इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं। लेकिन जब हम एमएनए थे तो जितनी मेरा ख्याल है कि जो है वो देखभाल या पता जो हमारी होती थी, मेरा ख्याल है या सियासतदानों सबकी होती है, मेरा ख्याल है किसी और की नहीं होती। तो ये चीज़ें तो चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद माशी सूरत हाल पर बात करेंगे, खासतौर पर बजट भी आने वाला है, मुश्किल फैसले भी हुकूमत दे रही है, अगला साल कैसा होगा, महंगाई बढ़ने का खदशा है और जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार में कमी का भी खदशा है। इस पर बात होगी एक ब्रेक बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने आईएमएफ का प्लान बहाल करने के लिए और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अहम और मुश्किल फैसले करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन फैसलों से महंगाई में मजीद इजाफा होगा और खदशा है कि आने वाले माली साल में जीडीपी की जो रफ्तार है उसमें खातिर खा कमी होगी। इस वक्त जीडीपी की रफ्तार 6% है, जो कि गिर के 2.5 से 3% रहने का इम्कान है और जो महंगाई है ऑलरेडी आदाद-ओ-शुमार में वो हमें नजर आ रही है। हुकूमत ने पिछले 8 रोज में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया है, 60 रुपए पर लीटर का इजाफा किया है। इसके अलावा गैस की कीमत में 45% का इजाफा जो कि 1 जुलाई से होगा और बिजली की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे पर यूनिट का इजाफा किया गया है और वो भी 1 जुलाई से होगा। और इस वजह से जो अफराते ज़र है, सीपीआई इंडेक्स मई के महीने में 13.7% था, जबकि कल जारी होने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एसपीआई इंडेक्स 20% तक पहुंच चुका है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में भी इजाफा किया जा रहा है। शरह सूद 13.75% तक पहुंच चुकी है और आने वाली महंगाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि शरह सूद में मजीद इजाफा होगा। और शरह सूद में इजाफे की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ इस साल 6% है, इम्कान है कि अगले साल उसमें खातिर-खा कमी होगी। और जो इंडस्ट्री के एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक 2.5 से 3% तक जीडीपी गिरने के इम्कानात है, यानी कि अगले साल जो ग्रोथ होगी वो 2.5 से 3% रहने के इम्कानात है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो अब 9.7 बिलियन डॉलर तक आ चुके हैं, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि चाइना से जो कर्ज मिलना था 2.4 बिलियन डॉलर का, उसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। और इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए वो करंट अकाउंट खसारा है, जो कि 10 माह में 13.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और इस वजह से जो पाकिस्तान की रेटिंग्स हैं, मूडीज ने उसका आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। तो अब देखना यह होगा कि हुकूमत ने जो इकदाम लिए हैं आने वाले साल में महंगाई पे क्या असरात होंगे और जीडीपी ग्रोथ पर क्या असरात होंगे, और इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आरिफ साहब, हुकूमत ने आईएमएफ का प्लान बहाल करने के लिए और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है, बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है, गैस की कीमत में 45% का इजाफा किया गया है। आप आने वाले महीनों में और अगले माली साल में
अफराते ज़र यानी कि महंगाई पर और जीडीपी पर क्या असरात देख रहे हैं इसके? आई थिंक देखिए, महंगाई तो जो है और होगी, और नंबर उसके आशारिया अगले महीनों में आप देखेंगे कि और भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो प्रेशर है, जो गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है, और पर्टिकुलरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम शहजाद आपको भी पता है कि वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। और करंट अकाउंट डेफिसिट इमीडिएट जो है वो जब ही एड्रेस हो सकता है जब हम IMF के प्रोग्राम में जो है वो चले जाएं। वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपका कम से कम जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उस पर डिफॉल्ट जो है वो नहीं होगा। तो जब वो सिचुएशन डेवलप होगी तो उससे जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा और लोग जो है बिजनेस एज यूजुअल की तरफ जो है जाएंगे। जहां तक ये है कि कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें जो है वो इंक्रीज आएगा। कुछ ये एक्सपोर्टर्स थोड़े से कंप्लेन करेंगे कि उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल जो है वो प्राइस इंक्रीजेस चल रही हैं तो चांसेस उसमें ये है कि उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये बात है कि आपका बिजनेस एज यूजुअल चले, कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टीज के साथ चले। बट इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा वरीसम हो गया था, क्योंकि बल्कि मैं बात कर रहा था मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो वो ये कह रहे थे कि हम बिजनेस का पूछा मैंने कि क्या हाल है, तो उन्होंने बिजनेस तो हमारे ठीक हैं, अच्छे। आगे हमें डर है और ये डर यही था कि हम अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने सही फैसले किए हैं, और भी इस मद में जो फैसले हैं वो हिम्मत से ले लेने चाहिए। इवन बजट में भी मैं समझता हूँ कि जो नीड है उसमें हमारे रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए जो ये मुश्किल फैसले हैं वो हुकूमत को जो है वो कर लेने चाहिए। फिर जहाँ जहाँ वो देखें कि कहीं जहाँ गवर्नमेंट की हेल्प की और सपोर्ट की जरूरत है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी जो है दें, और जहाँ जहाँ वो मसाइल देखें वहाँ जो है वो गवर्नमेंट उनको जो है वो आइडेंटिफाई करके और फिर उनके यहाँ करेक्टिव मेजर्स लेके मामलात को आगे चलाए, ताकि जो हमारा इंक्रीज है इन एक्सपोर्ट उसका मोमेंटम कायम रहे, हमारा रेमिटेंसेस का इंक्रीज है वो मोमेंटम कायम रहे, और हमारे इंपोर्ट को जो है वो इन चेक रखा जाए। जब ये चीजें हम कर लेंगे तो मुझे ये लग रहा है बाकी अशारिये हमारे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ जो है वो राइट पाथ पे है इस वक्त, और वो अगर ये सब चीजें हम कर लेते हैं और मामला जो है वो IMF के साथ सारे थ्रू हो जाते हैं तो फिर इस जो है वो और बेहतरी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो आरिफ साहब, इस साल जो है जीडीपी 6% एक्सपेक्टेड है। अगले माली साल में आपको लगता है कि 6% तक या उसके आसपास जीडीपी ग्रोथ रह सकती है, या उसमें खातिर खा स्लो डाउन नजर आएगा? क्योंकि जो शरह सूद है वो ऑलरेडी 14.25% पर है। आप कह रहे हैं अफराते ज़र में महंगाई में मजीद इजाफा होगा, यानी इसका मतलब ये कि शरह सूद में और इजाफा हो सकता है। और जो बजट है उसके हवाले से भी यही सुना जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्शन बजट होगा। तो क्या अगले माली साल में जो ग्रोथ है वो आप देख रहे हैं कि उसमें स्लो डाउन आएगा? जी, आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट का हाई होना और खुद जो है वो जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है इन प्लेस रहे। और जाहिर है हाई इंटरेस्ट रेट का ज्यादातर मकसद भी यही होता है कि इसमें थोड़ा सख्त स्लो डाउन लाया जाए। लेकिन अब स्लो डाउन ये 1 से 1.5% अगर है तो कोई ऐसा जो है वो मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसे बिजनेस को जो है ये ना किया जाए कि उसमें वो बिजनेसेस जो है वो इतने इम्पैक्ट हो जाएं कि बिल्कुल ही जो है वो मामला जो है वो स्लो डाउन हो जाए। आरिफ साहब, आपको लगता है कि जीडीपी ग्रोथ पर इंपैक्ट जो है वो सिर्फ 1 से 1.5% होगा या इससे ज्यादा होगा? क्योंकि साल 2019 में भी हमने देखा था 18-19 में कि जो डिस्काउंट रेट थे वो हाई थे, और इस वक्त भी डिस्काउंट रेट 13.25% का हो चुका है। इसके अलावा हम स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है जीडीपी पर? नहीं, आई थिंक इससे ज्यादा जो है वो भी नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो चलती रहे, और जो इंडिजिनस डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल हम सर्विसेज को बेहतर करें, जिसमें हमारी बातें हो रही हैं कि IT एक्सपोर्ट पर तवज्जो दें, हम एग्रीकल्चर पे तवज्जो, ऐसे जो है वो हैं
कि जिसकी वजह से वो उनकी अगर वहाँ एक्टिविटी बढ़ने से कोई करंट अकाउंट पे प्रेशर आने की बात नहीं है, बल्कि वो रिलीफ देंगे करंट अकाउंट को। क्योंकि इस वक्त तो एक ही बड़ा मसला है ना, सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक वो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, उसको कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन ज्यादातर हमारा इम्पोर्टेड है। जाहिर है जब ये अगर इंटरनेशनल मार्केट कूल डाउन होंगी तो वो इन्फ्लेशन पे जो है उसका असर, और फिर बेस इफेक्ट की वजह से भी जो है वो इन्फ्लेशन पे जो है वो पॉजिटिव असर आता है। क्योंकि जैसे चीज को के मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो स्लो डाउन का वो है कि बिल्कुल हर चीज को रोक दिया जाए, वो मुनासिब नहीं होगा मेरी नजर में। आरिफ साहब, जो $2.4 बिलियन का लोन था चाइना से, उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, और अगर हम IMF प्लान में चले जाते हैं और इसके बाद दीगर इदारे और ममालिक पाकिस्तान की मदद करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो अगले साल की डेट ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान की और जो करंट अकाउंट का खसारा होगा वो मैनेजेबल होगा? देखिए, बाकी चीजें तो मैं समझता हूँ जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना, क्योंकि वहां हमारे पैसे अगर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2018 में भी जो है वो ऐसा हुआ था कि 18-20 बिलियन जो है वो वहां हमने फूंक दिए थे, और इस दफा भी यही हो गया, और बहुत लेट हम रिएक्ट कर रहे हैं उसको। तो अगर हम इसको अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने का इमीडिएट तरीका तो यही है कि हम अपने इम्पोर्ट को जो है वो रेमिटेंसेस पर ज्यादा मेहनत करें, लेकिन वो ज़ाहिर है वो मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है, लेकिन इंपोर्ट तो हम जल्दी से जो है वो कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद थे, मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एप्टेमा अब्दुल रहीम नासिर साहब। रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो माशी आउटलुक है वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगले साल फ्यूचर क्या है, लेकिन उससे पहले आपके जो प्रेस रिलीज है उसके हवाले से बात करना चाहूंगा। आपने हुकूमत को यह कहा है कि जो आपको RLNG मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फुल कैपेसिटी पे नहीं बल्कि सिर्फ 75% कैपेसिटी पे चल रही है, और 250 से 400 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स का हर माह नुकसान हो रहा है। आपकी बात हुई है हुकूमत से इस हवाले से, क्या कहना है, क्यों नहीं वो प्रोवाइड कर सक रहे हैं आपको RLNG? जी, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो। हमारी आज भी अभी थोड़ी देर पहले हमारी मिफ्ता साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है पूरी डेलीगेशन की एप्टेमा से, और बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। मिफ्ता साहब ने हमें एश्योर कराया है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एक पिछली हुकूमत पे भी जो नवाज शरीफ हुकूमत थी उसमें भी पहले 3-4 साल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया गया, और उसके असरात ये हुए कि डॉलर जब हुकूमत चेंज हुई तो डॉलर एकदम अप्रिशिएट किया और रुपये की कदर एकदम गिरी। तो इस दफा आई थिंक हमें जो आज मीटिंग में यही बताया गया है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जरूरत है पाकिस्तान की, डॉलर एक्सपोर्ट डॉलर जरूरत, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आगे एनकरेज करेंगे। हमारे लिए तो बहुत अच्छी खुशाइन बात रही है, बहुत खुशाइन मीटिंग रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमने उनको ये भी बताया कि 3 दिन पहले पंजाब की इंडस्ट्री जो पहले ही 50% गैस हमें अवेलेबल हो रही थी, वो भी 3 दिन पहले अचानक बंद कर दी गई। उसका रीजन ये बताया गया कि LNG का जो जहाज पाकिस्तान में आना था वो 2 दिन कुछ किसी वजह से डिले हो गया, जिसकी वजह से हमारी गैस बंद कर दी गई। उसकी वजह से हमारी ऑलरेडी 20 से 25 जो नई इंडस्ट्रीज लगी हैं वो बंद है। इसके अलावा हमारी एक जो कैपेसिटी थी जो गैस पे डिपेंडेंट थी वो भी बंद हो गई। तो उसके बहुत ही बुरे असरात आने हैं, जो GDP लॉस है एक, एंड देन एक्सपोर्ट की क्वांटिटी लॉस है, एक्सपोर्ट की डॉलर्स का लॉस है। इन सबको यकीन दहानी करवाइए कि LNG प्रोवाइड की जाएगी इंडस्ट्री को, क्योंकि इस वक्त एक तो LNG की शॉर्टेज है और दूसरा महंगी LNG है, और हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि पहले शहरियों को फराम की जाए, यानी कि इस वक्त जो बिजली घरों को जरूरत है LNG की, RLNG प्लांट्स के लिए वहां पे फराम की जाए ताकि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसमें कमी आ सके। तो प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पे रखा हुआ है इस वक्त एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हुकूमत ने? नहीं, उन्होंने हमें एश्योर कराया है कि उनके कोई कोयले के मसले हैं, कोयले के 2-3 प्लांट है जो बंद है। उन्होंने एश्योर कराया कि अगले हफ्ते में उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, और जो पावर है वो कोयले के जो प्लांट्स हैं जो बंद हैं उसमें शिफ्ट हो जाएगी। तो उससे फिर जो गैस जो इंडस्ट्री की जरूरत है, इंडस्ट्री उसके बगैर नहीं चल सकती, वो हमें वापस इंडस्ट्री को डाइवर्ट कर दी जाएगी। उन्होंने हमें 2 दिन मंडे का कहा है कि मैं
मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम से बात करूंगा और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने कहा है कि मैं बात करके इसको इंश्योर करूंगा। सही। आप लोगों ने यह भी कहा है कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पिछले 1-1.5 साल में हुई है टेक्सटाइल सेक्टर में, जिस वजह से जो पिछले साल एक्सपोर्ट्स $15.6 बिलियन के थे वो इस साल $20 बिलियन के हो जाएंगे और अगले साल का टारगेट जो है वो आप लोगों का $26 बिलियन का है। लेकिन एक तनकीद ये हो रही है कि इसमें जो इंपैक्ट है वो इन्फ्लेशन का ज्यादा है, कीमतें बढ़ने का ज्यादा, यानी कि वैल्यू का ज्यादा इंपैक्ट है और क्वांटिटी टर्म्स में एक्सपोर्ट्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। आपका क्या कहना है, कितना इंपैक्ट वैल्यू का है और कितना क्वांटिटी का है? देखिए, जितनी भी डॉलर की इंपोर्ट की मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है, इसमें तकरीबन $3-3.5 बिलियन जो है वो टर्फ की मद में जो हुकूमत ने एक स्कीम दी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसमें खर्च हुआ। इसके साथ साथ कोई $1-1.5 बिलियन एक्विटी इन्वेस्टमेंट हुई जो बिजनेसेस ने अपने पैसे लगा के, तो ये तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। ये तकरीबन 80% इसमें एक्सपोर्ट है। सो we're hoping के अगर हम एक जो डॉलर इंपोर्ट करते हैं उससे अगर एक 1-to-1 डॉलर का इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट नंबर भी लें तो हर साल $4 बिलियन की एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी। we are estimating कि इसमें से तकरीबन $1-1.5 बिलियन की इंडस्ट्री लग चुकी है, $2-2.5 बिलियन की और लगनी है। तो अगले साल we're hoping क्लोज करते हैं तो 100% अगर ये इंडस्ट्री चल जाती है जो कि लग चुकी है और किसी गैस की वजह या बिजली की अवेलेबिलिटी बंद नहीं होती, तो वी विल इजीली टच $23-24 बिलियन। और अगर ये मोमेंटम जो हमने अचीव किया है 20-22% ऑफ ग्रोथ का, अगर ये मोमेंटम चलता रहे तो $26 बिलियन इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन रहीम साहब ये बताइएगा, दुनिया भर में एक कमोडिटी सुपर साइकिल है और पाकिस्तान में भी अब इसके असरात देखे जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। बाहर ममालिक में भी कहा जा रहा है कि शायद सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा ज्यादा स्लो डाउन देखा जाए। ऐसी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स अगले साल ग्रो होंगे टेक्सटाइल के, या आपको लगता है कि जो अगले साल जो माशी आउटलुक है वो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, शायद जीडीपी 6% से ना ग्रो कर सके? तो आपको लग रहा है कि जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में वो मुतासर हो सकती है इससे? देखिए, हम टेक्सटाइल की अगर बात करें तो टेक्सटाइल में दो चीजें हुई हैं। एक तो चाइना के जो बायर्स हैं दुनिया के, बहुत चाइना इज सपोज टू बी जो दुनिया की फैक्ट्री गिनी जाती है, उसमें से चाइना के जब यूएस के असरात थोड़े खराब हुए तो उन लोगों ने अपनी 10 से 20% कैपेसिटी दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करनी चाहिए, और दूसरे चाइना की 10% कैपेसिटी दूसरों मुल्कों के 500% से भी ज्यादा है। तो इस वक्त ऑर्डर जो सेल ऑर्डर बुक्स हैं वो फुल है, कैपेसिटीज आर बुक्ड। हमारे जो कस्टमर्स हैं इन यूरोप एंड यूएस आर लुकिंग फॉर टू मूव मोर कैपेसिटी। सिर्फ यहाँ मसला ये था कि पाकिस्तान में जितनी कैपेसिटी थी वो बुक्ड हो गई थी। उसकी वजह से जब हमने ये देखा कि देयर इज इनफ ऑर्डर्स, तो एक बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हुई टेक्सटाइल्स में। इस वक्त वो ऑर्डर्स मौजूद हैं, फ्यूचर में भी वो लाइंस मौजूद हैं। हमारे कस्टमर्स इंटरेस्टेड भी हैं टू मूव ऑर्डर्स फ्रॉम चाइना। सिर्फ मसला कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहीम नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।